वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम हमारा स्पेशल फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। द ईजान प्लस जान ई द डेंजरस माफिया एंड द नट ओमेगा बेबी। सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो हमारा विंग है, विंग की रो रो कर हालत खराब हो चुकी थी। विंग रोते रोते पूरी तरीके से टूट गया था। विंग दिल में सोचता है, मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं जिसके साथ सोकर बैठा हूँ, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मैं उसे जानता तक नहीं। विंग की आईज से टीयर्स निकल रहे थे। विंग अपनी कपड़ों को उठाता है, अपनी नेकेड बॉडी को कवर करता है और विंग जो कि उठता है वहाँ से। विंग फील कर पा रहा था उसकी लोअर बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा है। विंग की आंखों से आंसू बहने ही लगते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा उठने की कोशिश करता है, बट विंग नहीं उठ पा रहा था। विंग मन में सोचता है, मैं एक ओमेगा हूँ, उसने मुझे पूरी तरीके से मार कर दिया। मैं अब प्रेग्नेंट हो गया तो मेरे पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरे पापा क्या सोचेंगे कि उसने मुझे इतना लाड प्यार दिया, तो इसकी वजह से मैंने ये सब किया। ऐसे ही विंग सोच कर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और विंग जो अपने क्लॉथ को अच्छे से उठा लेता है और जो ज़मीन पर पड़े हुए थे वो देखता है कि उसकी शर्ट आधी फटी हुई है। तो विंग जो कि उस फटे हुए कपड़ों को ही पहन लेता है। और फिर विंग जो मन में सोचता है कि क्या हो गया मेरे साथ, एक पर्सन ने मेरी एक ही झटके में लाइफ को बर्बाद कर दिया। मेरा एग्ज़ाम रह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं अब क्या करूँगा। और ऐसे कि विंग रोने लगता है। विंग ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। विंग के रोने की हिचकियाँ जो कि सुनाई दे सकती थी, जो भी अगर रूम के बाहर होता तो। फिर विंग जो कि उन फटे हुए कपड़ों को पहन लेता है और उठने की कोशिश करने लगता है। विंग जैसे ही उठने के लिए अपनी बॉडी को मूव करता है, विंग के मुंह से चीखें निकल जाती हैं। विंग के मुंह से दर्द की आवाज़ें आने लगती है, क्योंकि विंग को इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी बैक पर और लोअर बॉडी में पेन हो रहा था। विंग जो कि रोते हुए मन में सोचता है, मेरी हीट थी, मैंने मेडिसिन भी ले ली थी, उसने मेरे साथ क्या कर दिया। ये अपनी रत को कंट्रोल नहीं कर सकता था क्या वो इतना बड़ा एनिमल है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। पूरी रात मुझे उसने अपने बेड पे इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। वो कैसा इंसान है, मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। क्या उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि अगर कोई ओमेगा को कोई अल्फा मार कर लेता है तो वो उसका ही ओमेगा हो जाता है। और वो तो मुझे छोड़कर चला गया। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। विंग कहता है, विश कि मैं एक ओमेगा होता ही ना, मैं भी अपने दो ब्रदर की तरह अल्फा ही होता। ऐसे ही सोच के विंग के आइज़ में टेयर्स आ रहे थे। और फिर विंग जो कि दिल में सोचता है, मेरा एग्ज़ाम वो तो रह गया। मेरे एग्ज़ाम में मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, अब क्या फ़ायदा। वैसे भी मैंने एक पेपर वैसे ही छोड़ दिया है, उस बास्टर्ड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे ही सोच के विंग फिर से उठने की कोशिश करने लगता है। विंग को अचानक फील होता है कि विंग के बिल्कुल फ्रंट पर कोई खड़ा है। विंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो और कोई नहीं था, वो वही पर्सन था जिसने विंग के साथ वन नाइट स्टैंड किया है। विंग उसकी तरफ देखकर रोने लगता है और विंग को वो देखता है और एक कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। विंग उसकी तरफ देखते हुए एक शॉकिंग नज़र से और आंसू भरी आंखों से देखता है। विंग कहता है, मेरी गलती है। मांगजी कहता है, अगर तुम मेरी कार के सामने ना आते ऐसा कुछ भी ना होता। और फिर मांगजी जो कि विंग को देखता है, विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग कहता है, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। मांगजी एक कोल्ड एक्सप्रेशन से कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी सारी गलती है, तुम्हें ये सब एंजॉय करना था, मैंने नहीं किया। फिर विंग उसकी तरफ वाइडन आंखों से देखने लगता है। विंग कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी भी गलती है, लेकिन पहले शुरुआत किसने की थी? तुम्हारे जैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं, जो अपनी गलती को ही ना मानो।
फिर वांगजी कहता है मुंह बंद करो, मुझसे रिस्पेक्टफुली बात क्या करो। विंग कहता है किस हक से, क्यों मैं रिस्पेक्टफुली बात करूँ तुमसे, आखिर तुम हो कौन सिवाय एक घटिया अल्फा के। तो वांगजी जिसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग की चिन से पकड़ते हुए टाइटली वो कहता है मैंने कहा मुझसे रिस्पेक्टफुली बात क्या करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरे साथ बदतमीजी में बात करे। फिर विंग रोते हुए कहता है हाँ ठीक कहा तुमने, क्योंकि तुम एक अल्फा हो और तुमसे रिस्पेक्टफुल बात करनी चाहिए मुझे। तुमने कल रात जो कुछ किया, क्या वो रिस्पेक्टफुली किया था? कितना बुरी तरीके से चोट पहुंचाया। वांगजी जो कि अब बिल्कुल भी नहीं रुका, वो जल्दी से विंग के लिप्स को ब्लॉक कर उसे बहुत ही ज़्यादा रफ और बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली हार्डली किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी जो कि करते करते ये सब विंग की शर्ट में हैंड स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। विंग को फील हो जाता है कि वांगजी वो सब फिर से जाता है। विंग उसे दूर धकेलते हुए कहता है फिर से ऐसी गलती मत करना, तुम्हारी वजह से अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो? जो भी तुमने मिस्टेक्स की है बताओ मुझे। तो वांगजी जो कि आईब्रो रेस करते हुए कहता है हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, अगर मैंने मिस्टेक की है तो बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो मैं उसी वक्त तुमसे मैरिज कर लूँगा। विंग कहता है मुंह बंद रखो, बकवास कर रहे हो तुम, सिर्फ फिर से ये सब करने के लिए तुम मुझे ऐसा ही बोल रहे हो। वांगजी कहता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं मैंने गलती की, मैंने सेक्स किया तुम्हारे साथ, तुम्हें फोर्स कर दिया उसके लिए, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है वो चुपचाप बस एक सीरियस टोन में ये सब कह रहा था। विंग उसकी तरफ रोते हुए देखता है। विंग कहता है क्या कहा तुमने, तुमने चोट पहुँचाई। तो फिर वांगजी कहता है मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है मैंने चोट पहुँचाई, मैं रट में था। तो वहीं कहता है अब मुझे घर जाना है, मेरे पाँव पे बुरी तरीके से पहले से चोट लगी थी पर तुमने कोई दया नहीं दिखाई, मुझे दर्द होता रहा मेरे पाँव पर, तुमने फिर भी नहीं छोड़ा। पूरी नाइट तुमने मुझे चिल्लाते हुए रोते हुए सुना और तुमने इससे सेटिस्फाई फील किया। अब लेकिन अब मैं ये फिर से नहीं चाहता, मैं एक बार जो गलती कर चुका हूँ मैं उसे फिर से दोहराना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। वांगजी जिसे मन ही मन में रिग्रेट फील होता है, लेकिन वो जो अंदर फील करता है वो कभी भी अपने फेस पर शो नहीं करता। वो बहुत ही ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। फिर वांगजी उसे हक कर लेता है और कहता है माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विंग कहता है तुम्हारे बातों में तो कोई भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे तुमने कोई भी गलती की है, तुम्हारे वर्ड्स में कोई रिग्रेट टोन नहीं है, तुम अब तक बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें इस पर गर्व हो जो भी तुमने किया है। वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। विंग कहता है छोड़ दो अकेला और यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग ख़राब है, ऐसा ना हो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा है। वांगजी जो कि इग्नोर करता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। तो फिर वांगजी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमारे ई पर। ई जो स्कूल में पढ़ रहा था और ई जो कि अपनी टीचर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी टीचर ने उसे पूरे मार्क दिए थे ड्राइंग में, और उस लड़के की ड्राइंग में जो मार्क थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे क्योंकि उसने ई के कलर भी लिए थे और दूसरी बात उसकी ड्राइंग ई से बहुत ही बेकार थी। उसने ड्राइंग तो बनाई थी बट उसकी ड्राइंग में वैसा सब कुछ नहीं था जैसे ई ने बहुत ही ज़्यादा लवफुली और बहुत ही ज़्यादा केयरली वो ड्राइंग बनाई थी। तो फिर ई की टीचर आती है और कहती है ई देखो बेटा, अगर तुम ड्राइंग पेपर लेट नहीं देते तो तुम अच्छे नंबर ले सकते थे, पर तुमने लेट किया, इसके लिए तुम्हारे कुछ मार्क काट, लेट पेपर होने की वजह से 5 मार्क काट दिए जा चुके हैं, इसीलिए तुमने सेकंड पोजीशन ली, फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली तुम्हें, फर्स्ट पोजीशन चियान ने ले ली है। इको फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली टीचर। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा। हाँ
अगली दफा लेट नहीं करेगा। हाँ, ई नहीं करेगा। ई टीचर। तो आपने कहा ना इस पे ई के मम्मी डैडी के साइन चाहिए। इस पे अपने मॉम डैड के साइन डालना। पर टीचर ई के पास तो मम्मी डैडी नहीं है, ई के पास तो नहीं है। हाँ, ई के नहीं है टीचर, ई लावारिस है, ई बुरी तरीके से लावारिस है। टीचर को ई की बातों पे हंसी आ जाती है। ई कंफ्यूज फेस बनाते हुए पूछते हैं, टीचर आप क्यों हंसे हो? अब ई की इंसल्ट किया हो, आप गंदी हो। तो टीचर जो शॉक हो जाती है, इन्हें अभी क्या कहा? अब बहुत गंदी हो। ई नाराज है, ई बुरी तरीके से नाराज है, ई बात नहीं करेगा। हाँ, ई नहीं करेगा। तो टीचर जो कि ई की क्यूटनेस और इतना इनोसेंट है कि उसे ये भी नहीं पता कि टीचर को ऐसा नहीं कहते कि आप गंदी हो। तो फिर टीचर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, ई क्या तुम नाराज हो? ई कहते हैं हाँ, ई है, ई बुरी तरीके से है, ई नाराज है, आप गंदी हो, आपने ई के ऊपर मजाक दे दिया, सब ई पे हंस रहे हैं। तो फिर टीचर कहती है, नहीं, मैंने तो तुम पे बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया है बेटा, मैं बस हंस गई क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। वो क्या होता है टीचर? टीचर वो क्या होता है क्यूट? हाँ, वो क्या होता है? टीचर स्माइल करते हुए कहती है, वो तो अब तुम्हें सोच कर बताना होगा मुझे। टीचर ई जानना चाहता है। हाँ, ई जानना चाहता है। तो फिर टीचर कहती है, क्यूट जो मासूम होता है हम क्यूट उसे कहते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है वो क्या होता है? वो मासूम। हाँ, ई भी जानना चाहता है। तो टीचर कहती है, मासूम क्या होता है? मासूम होता है जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है। ई को कुछ भी नहीं पता, ई को दुनिया के बारे में नहीं पता, वो क्या होती है? तो टीचर हंसते हुए कहती है, दुनिया जिसमें हम रहते हैं। बट वो तो वर्ल्ड है ना, वो तो मुझे पता है, वो तो बुक में थी, उसके अंदर हम कैसे रह सकते हैं? तो टीचर हंस जाती है और कहती है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नासमझ हो। हाँ, ई नासमझ है, हैंडसम गगन ने भी कहा था, ई नासमझ है। ओके टीचर, अब ई जाना चाहता है, ई नाराज नहीं है, इन्हें आपको माफ़ कर दिया, आप अच्छे हो, बाय बाय। टीचर कहती है, बिल्कुल एक लिटिल किटी की तरह हो, इनोसेंट और ब्यूटीफुल, बिल्कुल नासमझ। ई है, हाँ, ई लिटिल किटी है। बट टीचर अब ई क्या करेगा? ई के पास तो मम्मी डैडी नहीं है ना, ई किसका साइन लेगा? ई अपसेट हो रहा है। टीचर ई के नोज पर पिंच करते हुए कहते हैं, ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी अपने से बड़ा दिखे उसका साइन ले लेना। अब टीचर के कहने का मतलब था कि उसके घर में उससे जो भी बड़ा हो तुम उसका साइन ले सकते हो, लेकिन ई के घर में तो कोई है ही नहीं। वो एक डॉगीज लाया था, वो भी मर चुके हैं और ई के पास कोई भी नहीं है। अंकल चैंग तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो सिर्फ ई को खाना देने ही आते हैं। ई के मन में आता है, तो मैं अपने हैंडसम काका से, हाँ, मैं हैंडसम काका को बोलूँगा, वो साइन कर देंगे। ई बोलेगा, हाँ, ई बोलेगा। और ई जो कि बाहर निकलने के लिए अब टीचर को बाय कहते हुए चला जाता है, और टीचर भी मुस्कुराते हुए अब अपने क्लास में चली जाती हैं। और फिर ई जो कि अब ब्रेक टाइम जब बाहर जाता है, वो जाकर बेंच पर बैठ जाता है और वो उसी दरख्त की तरफ देखने लगता है जिस दरख्त के नीचे वो लड़का बैठता था जो हमेशा चुपचाप रहता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था, और ई की उससे थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप भी हो गई थी। ई कहता है, वो नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? ई उसे मिस कर रहा है, ई मिलना चाहता है। हाँ, ई मिलना चाहता है। ई काफ़ी देर उस बच्चे का इंतज़ार करता है क्योंकि उसे पता है वो बच्चा हमेशा ही दरख्त के नीचे लेटकर किसी न किसी जानवर के बेबी को उठाकर उससे खेलता था, या तो बहुत ही उदास बैठा रहता था। ई कहता है, वो क्यों नहीं आया? ई तो नूडल्स लाया है। हाँ, ई उसे नूडल्स देना चाहता है। फिर ई काफ़ी देर बाद जब ई इंतज़ार कर लेता है तो ई एक
बॉय के पास जाता है जो उसकी ही क्लास में था। ई कहता है वो नहीं आया, वो जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, वो जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा है, हाँ वो उस पेड़ के नीचे बैठा रहता है, वो नहीं आया। तो वो लड़का ई की तरफ शौकली देखता है और कहता है कौन? वो जो बद्धा सा लड़का था, वो गरीब। तो ई कहता है ऐसा नहीं कहते। वो कहता है हाँ मुझे पता है, ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा मत करो। वो लड़का तो मर गया। तो ये कहता है हाँ मर गया, वो मर गया। हाँ वो मर गया क्योंकि वो तीसरी दफ़ा फेल आया था और उसके माँ बाप तो उसको, अगर तीसरी मर्तबा फेल आने के बाद उसके माँ बाप क्या करते, उसकी आरती तो नहीं उतारते, उसके माँ बाप उसे मारते। तो इसीलिए वो रोज़ मार खाता था टीचर से भी, और हमारे साथ खेलता भी नहीं था क्योंकि वो गरीब था। इसीलिए हम उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे, वो बहुत गंदा था, इसीलिए वो मर गया। तो उसने खुद को ही मार डाला, उसने जहर पिया था। और तुम्हें पता है उसने चूहे खाने वाला जहर पी लिया। और लड़का हंसने लगता है। ये कहता है ऐसा मत करो, ऐसे मत हंसो, वो बहुत ही गुड बॉय था, वो अपसेट था, मैंने देखा था, तुम गंदे हो। कहता है तुम भी उसकी तरह बेवकूफ़ और भद्दे हो, निकलो यहाँ से। और वो को धक्का दे देता है। ये कहता है गंदे, ये जा रहा है, हाँ ये जा रहा है। वो लड़का मर गया, वो फिर वापस नहीं आएगा, मर गया। ठीक है, इसमें उस लड़के को मिस करके टेयर्स आने लगते हैं। ई को याद आता है फ्लैशबैक कि उस लड़के ने कहा था कि आइंदा के बाद हम फिर कभी मिल नहीं पाएंगे, और उसने खींचते हुए ई को जोर से जकड़कर गले लगा लिया था और जोर जोर से रोने लगा था। वो लड़का कहता है मैं फिर से फेल आ गया, मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे बात की, मेरा दिल इससे बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। और कुछ ही देर बाद जब ईद चला जाता है तो उस लड़के के माउथ से ब्लड निकलने लगा था। वो लड़का अपने घर के रास्ते से पहुंचने में पहले ही वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। गाइस, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे को इतना प्रेशर मत दो पढ़ाई के लिए कि वो अपनी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर दे। गाइस, इस स्टोरी को सुनकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं भी अपनी लाइफ की कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम कुछ ही साल पहले मैंने मैट्रिक करने के लिए ओ लेवल पढ़ने का सोचा था। मुझे ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना था जहाँ ओ लेवल हो सके। बट क्या हुआ कि जैसे ही मैं उस स्कूल में एडमिशन लेने गई, पहले तो उन लोगों ने मुझे पूरी तरीके से देखा ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। तो फिर मैं जब उस प्रिंसिपल, वो एक वुमेन थी, एक लेडी थी, उस प्रिंसिपल के सामने जाकर बैठी और उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आती है? तो मैंने कहा जी मुझे अच्छे से आती है, और मैंने बहुत ही पहले इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी किया हुआ है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं एक पुअर घर से हूँ, लाइक मैं कॉलोनी में रहती हूँ, तो बस्ती के लोग उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे अपने स्कूल में। उसने मुझे कहा ठीक है टेस्ट दे दो। मैंने वहाँ टेस्ट फीस दी और मैंने टेस्ट भी अच्छे से पास कर लिया। बट उन्होंने मुझे नहीं देखा, ना ही उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और ना ही उन्होंने मेरी पढ़ाई को। उन्होंने देखा कि मेरी औकात क्या है, उन्होंने ये देखा कि मैं एक बस्ती से हूँ। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, उन्होंने बहुत ही एटीट्यूड में कहा, वो सारे बहुत ही अच्छे घर से आते हैं और आपकी जो मॉम है वो अच्छे से पढ़ी लिखी हुई नहीं है, और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके मॉम डैड पढ़े लिखे हुए हैं। मैंने बस देखा उसकी तरफ चुपचाप। वो कहने लगी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम अपने ही उस गली मोहल्ले की किसी स्कूल में पढ़ लो और तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती होगी क्योंकि तुम पहले ही एक बहुत ही गरीब और जहाँ पर घटिया से बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़कर आई हो। ये वर्ड ने मुझे पूरी तरीके से चौंका दिया कि वो ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के सारे बच्चे सोसाइटी से आते हैं, उनका माहौल बहुत ही अच्छा है, अगर तुम यहाँ पढ़ोगी तो उनका माहौल ख़राब भी हो सकता है तुम्हारी वजह से। और उन्होंने कहा वैसे भी तुम्हारी हाइट बहुत बढ़ चुकी है, तुम्हारी हाइट बहुत बड़ी है। उन्होंने मेरी हाइट को देख लिया और उन्होंने बस एक बहाना किया कि मेरी हाइट बड़ी है, इसीलिए तुम्हारे जो उम्र के बच्चे हैं उन्होंने वो कॉलेज में हैं और तुम अभी तक
9 मैट्रिक करना चाहती हो? और मुझे ऐसे कहने लगी। मैं चुपचाप बस उनकी तरफ देखती रही और मैंने सोचा कि ये क्या बोल रही हैं। हाइट से क्या कनेक्शन है आखिर एजुकेशन का? तो उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा पर हम इसका एडमिशन नहीं दे सकते। मैंने उन्हें उन्हें कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरी मॉम पढ़ी लिखी नहीं है बट मैं पढ़ लूँगी। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हम ऐसे बच्चों को दाखिला नहीं देते जो कि गली मोहल्लों से आए। और वैसे भी आपकी हाइट बहुत बड़ी है, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, आप जाइए यहाँ से। मेरी उम्र ओनली 16 ईयर्स थी तब। क्या ये उम्र ज़्यादा है? 15 और 16 उम्र बहुत ज़्यादा है क्या मैट्रिक और 9 करने के लिए? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था तब। मेरी आईज में से टेयर्स आने ही वाले थे, बस मैंने किसी तरीके से उन्हें रोका और मैंने दिल में सोचा, क्या किसी भी मतलब मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिली के बच्चे को ओ लेवल करने का हक नहीं है क्या? पैसे भी मैं दे रही हूँ, मेरे मॉम डैड दे रहे हैं, फीस भी आप लोगों को मिल रही है ना, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरी हाइट इसके बारे में? हाइट को तो ऐसे ही उन्होंने बीच में हिला दिया। मुझसे बड़ी बड़ी हाइट वाली मैंने देखा था कि उनके मैट्रिक में पढ़ती थी और 9 में भी। बस ऐसा ही होता है। मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं और ये बहुत हर्टफुल होती हैं। अपनी उस एज की आपके साथ पिक्चर भी शेयर करी हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। बाय बाय।